मधुपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में रमेश और उसकी बीवी सरिता रहते थे। रमेश एक व्यापारी था। उसको किसी बात की कोई कमी नहीं थी, परंतु रमेश और सरिता की कोई संतान नहीं थी। इसी बात का दुख दोनों पति और पत्नी को था। रमेश अक्सर व्यापार के कारण से बाहर गांव जाया करता, तब सरिता अकेली पड़ जाती। एक दिन की बात है, ऐसे ही रमेश बाहर गांव गया हुआ था और सरिता अकेले अपने आंगन में बैठे कुछ बच्चों को खेलते हुए देख रही थी। तभी रमेश बाहर से घर वापस आता है और सरिता को बच्चों में खोया हुआ देखकर भगवान से संतान के लिए प्रार्थना करता है। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। एक दिन सरिता को पता चलता है कि वह माँ बनने वाली है। ये जानकर दोनों बहुत खुश होते हैं। अब रमेश सरिता का और ज़्यादा ध्यान रखने लगा। सरिता को हर रोज़ नई चीज़ें खाने का मन करता, कभी आम, कभी बेर और कभी अमरूद। ऐसे ही एक दिन सरिता को इमली खाने का मन करता है और वह रमेश से इमली लाने को कहता। रमेश बाजार में इमली लेने जाता है, पर उसे इमली नहीं मिलने पर कोई उसे जंगल जाने की सलाह देता है। वह सलाह मानकर जंगल की ओर निकलता है। जंगल में वह इधर उधर इमली का पेड़ ढूंढता है, पर इमली ना मिलने पर वह और घने जंगल में जाता है। चलते चलते वह जंगल में बहुत आगे निकल जाता है। कुछ देर बाद उसे इमली का पेड़ दिखाई देता है और वह उसके पास जाता है। इमली मिलने की खुशी में वह सब भूलकर इमली तोड़ने लगता है। पेड़ से इमली टूटने पर एक राक्षस वहां पर आ जाता है, पर रमेश को पता ही नहीं चलता और वह इमली तोड़ता रहता है। ये देखकर राक्षस को बहुत गुस्सा आता है और वह रमेश को पकड़ लेता है और कहता है, तुमने मेरे पेड़ से इमली क्यों तोड़ी? अब मैं तुम्हें खा जाऊंगा। रमेश ये सुनकर घबरा जाता है और राक्षस से विनती करता है कि वो उसे जाने दे, पर राक्षस रमेश की बात नहीं मानता। तब रमेश उसको सब सच बता देता है। ये सुनकर राक्षस रमेश के सामने एक शर्त रखता है कि अगर रमेश को बेटा हुआ तो वह रख सकता है, पर उसको बेटी हुई तो उसे राक्षस को देनी होगी। जल्दी में रमेश राक्षस को हाँ कहकर वहाँ से चला जाता है। रमेश इमली लेकर घर आता है और इमली सरिता को देता है। सरिता इमली देखकर खुश हो जाती है। रमेश सरिता को राक्षस के बारे में कुछ नहीं बता। कुछ महीनों बाद रमेश के घर बेटी का जन्म होता है। ये देखकर रमेश को राक्षस की बात याद आ जाती है और वह ये निर्णय करता है कि वह अब कभी जंगल नहीं जाएगा। रमेश अपनी बेटी का नाम राधा रखता है। राधा दिखने में काफ़ी सुंदर होती है, बड़ी आंखें, गोर वर्ण और सुंदर चेहरा, जैसे कोई अप्सरा। समय बीतता है और अब राधा 5 साल की हो जाती है। राधा बहुत ही नटखट है। वह पूरे दिन अपने दोस्तों के साथ खेलती और मस्ती करती है। रमेश और सरिता राधा को बच्चों के साथ आंगन में खेलते हुए देखते हैं। अब राधा 10 साल की हो जाती है और रमेश को राधा की पढ़ाई की चिंता होती है। वह राधा को गुरुकुल भेजने के बारे में सोचता है और राधा को लेकर वह गुरुकुल छोड़ने जाता है। राधा गुरुकुल में घुड़सवारी, तलवारबाजी और सारी विद्याओं में पारंगत हो जाती है। सारे विद्यार्थियों में राधा सबसे होशियार होती है, इसीलिए सब राधा के दोस्त बनना चाहते हैं। राधा की पढ़ाई पूरी होते ही वह वापस अपने घर आ जाती है। अब राधा 16 साल की हो जाती है और रमेश सरिता को उसकी शादी की चिंता सताती है। राक्षस को खाना ना मिलने पर वह अपना रूप बदलकर गांव में शिकार ढूंढने आता है और इंसानों को पकड़कर अपने साथ ले जाता है। एक दिन राक्षस ऐसे ही रूप बदलकर घूम रहा था, तब उसे सामने से रमेश आता दिखाई देता है। राक्षस रमेश को पहचान जाता है और उसके पास असली रूप में आकर पूछता है कि उसे बेटी हुई या बेटा। रमेश घबराहट के मारे सच बोल देता है कि उसे बेटी हुई है। ये जानकर राक्षस खुश हो जाता है और लड़की को मांगता है, पर रमेश अपनी बेटी देने से इनकार कर देता है और कहता है, मैं तुम्हें अपनी मासूम बेटी नहीं दूंगा। तब राक्षस रमेश और उसके परिवार को मारने की धमकी देता है। इस डर से रमेश राधा को देने के लिए मान जाता है और उसे कहता है कि मैं कल राधा को जंगल छोड़ जाऊंगा। इतना सुनकर राक्षस वहां से चला जाता है और रमेश अपने घर वापस आता है। घर पहुंचकर रमेश सारी बात सरिता को बताता है। ये सुनकर सरिता अपने आप को कोसती है कि वह अगर इमली खाने की जिद नहीं करती तो आज उसकी बेटी मुसीबत में ना पड़ती। रमेश और सरिता राधा को मामा के घर जाने की बात बताते हैं। ये सुनकर राधा खुश हो जाती है और जाने के लिए मान जाती है।
अगले दिन रमेश राधा को लेकर जंगल के रास्ते पर जाता है। राधा को पता नहीं होता कि रमेश उसे राक्षस के पास ले जा रहा है। इन सब से बेखबर राधा फूल और तितलियों के साथ खेलती हुई जा रही होती है। रमेश राधा को घने जंगल में ले आता है और राक्षस की गुफा के पास छोड़कर चला जाता है। राधा पीछे मुड़कर देखती है तो उससे अपने पिता नहीं दिखते और वह घबरा जाती है। वह अपने पिता को इधर उधर ढूंढती है पर कोई दिखाई नहीं देता। राधा की आवाज़ सुनकर राक्षस वहां पर आ जाता है। राक्षस को अपने सामने देखकर राधा और ज़्यादा डर जाती है और बचाने के लिए चिल्लाती है। तब राक्षस कहता है कि तुम्हारे पिता ही तुम्हें यहाँ छोड़कर गए हैं, अब तुम्हें यहाँ पर कोई भी बचाने नहीं आएगा। राक्षस राधा को उठाकर गुफा में ले जाता है और वहाँ पर पड़ी रस्सी से बांध देता है। राक्षस राधा की सुंदरता देखकर उसे मार नहीं पाता। राक्षस राधा की सुंदरता देख उसके प्यार में पड़ जाता है और उससे शादी करना चाहता है। राक्षस राधा को खुश करने के लिए उसे खाने की चीज़ें और कीमती गहने देता है जो उसने लोगों को मारकर उसे लिया होता है। राक्षस राधा के सामने शादी का प्रस्ताव रखता है पर राधा शादी करने से इनकार कर देती है। इससे गुस्सा होकर राक्षस राधा को मारने की धमकी देता है पर राधा नहीं मानती। तब राक्षस राधा को मारने आगे बढ़ता है। उतने में बाहर से कोई आवाज़ सुनाई देती है और राक्षस ये देखने बाहर जाता है। वह चारों तरफ देखता है पर उसे कोई दिखाई नहीं देता तो वह ज़्यादा आगे देखने के लिए जाता है। उधर गुफा में राधा राक्षस से बचने के बारे में सोच रही होती है। तब राधा को गुफा में कुछ कपड़े दिखाई पड़ते हैं। उसमें बुढ़िया के कपड़े दिखते हैं। राधा कुछ सोचकर बुढ़िया के कपड़े पहन लेती है और पल्लू से अपना मुंह ढक देती है। राक्षस के दिए गहनों को पोटली में बांधकर हाथ में लकड़ी लेकर गुफा से बाहर आती है। जैसे राधा बाहर आती है उससे सामने से राक्षस आता दिखाई देता है। राधा डर जाती है पर हिम्मत करके आगे बढ़ती है। राधा को बुढ़िया समझकर राक्षस उससे पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुम्हें खा जाऊँगा। बुढ़िया कहती है, मुझ में सिर्फ हड्डियाँ बची है, मुझे खाकर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। इससे अच्छा है कि तुम गुफा में जो लड़की है उसे खा लो। इतना सुनते ही राक्षस गुफा में चला जाता है। राक्षस के जाते ही राधा वहाँ से भागकर बहुत दूर आ जाती है। भागने के कारण राधा बहुत थक जाती है और कमजोरी के कारण वह चक्कर खाकर गिर जाती है। एक राजकुमार जंगल में शिकार करने आता है और वह राधा को बेहोश देखकर अपने साथ राजमहल ले जाता है। राजकुमार राधा को महल लेकर आता है और एक कमरे में सुला देता है और राजवैद्य को बुलाता है। राजवैद्य राधा को दवाई देकर चला जाता है। दवाई के कारण राधा को होश आता है और वह अपने आप को एक कमरे में देखकर घबरा जाती है। तभी कुछ आवाज़ आती है और राधा कमरे में छुप जाती है। दरवाज़ा खुलते ही मंत्री और दूसरे राज्य का गुप्तचर वहां आते हैं और दूसरे राज्य के राजा से मिलने के समय और स्थान तय करते हैं। राधा छुपकर ये सब देख लेती है। वो लोग वहां से चले जाते हैं। तब राधा बाहर आती है और ये बात राजा को बताने का निर्णय करती है। तभी फिर से दरवाजे की आवाज़ सुनकर राधा फिर से छुप जाती है, पर दरवाज़ा खुलते ही राजकुमार अंदर आता है और राधा को न देखकर आवाज़ लगाता है। तभी राधा सामने आती है और मंत्री का सच बता देती है। राजकुमार राधा को लेकर दरबार में राजा के पास जाता है और दोनों राजा को सारा सच बता देते हैं। राजा मंत्री को रंगे हाथ पकड़ने के लिए सैनिक को बुलाता है। राधा के बताए समय और स्थान पर तीनों राजा, राजकुमार और राधा छुपकर मंत्री की प्रतीक्षा करते हैं। तभी मंत्री और दूसरे राज्य का सेनापति वहां पर आते हैं। इस राज्य पर हमले की बात करते हैं। राजा, राजकुमार और राधा छुपकर उनकी बातें सुनते हैं और इतना सुनते ही राजा अपने सैनिकों को दोनों को पकड़ने का आदेश देते हैं। राजा का आदेश पाकर सैनिक दोनों राजद्रोही को पकड़ लेते हैं और दोनों को कारागार में डाल देते हैं। राजा राधा से खुश होकर उसकी शादी अपने बेटे से करवा देते हैं और राधा और राजकुमार खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताते हैं।